हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग का फर्स्ट पर नौकरी में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज है संडे और संडे को रात 8 बजे वाला शो में हम लोग क्या बात करते हैं, स्पेशल कुछ टॉपिक की। ठीक है, तो आज का स्पेशल कुछ टॉपिक हमने लिया है प्रतियोगिता दर्पण जून और जुलाई से। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण के जून और जुलाई वाला जो संस्करण है उससे हमने लिया है। ठीक है, और एक एक करके हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करने से पहले आप लोग को याद दिला दूं कि चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज ज़्यादा न्यूज़ तो डिस्कस मैं नहीं करूँगा। 5 न्यूज़ है। वंदे भारत अभियान, समुद्र सेतु अभियान, मिशन सागर, एलजी पॉलीमर से गैस रिसाव, ठीक है, और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा। यही 5 न्यूज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पीडी से यह लिया गया है। ऐसे भी हमारे डेली आप लोग वीडियो देखे हुइएगा तो उसमें सभी न्यूज को हमने डिस्कस किया हुआ है। यह मई मंथ का न्यूज है। ठीक है, मई मंथ का न्यूज है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके। वंदे भारत अभियान जो है, वंदे भारत जो अभियान है, कोविड-19 के चलते जो विदेशों में नागरिक फंसे हुए थे, जो विदेशों में भारतीय फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए किसके द्वारा, एयर इंडिया के सहयोग से यह अभियान चलाया गया था। एयर इंडिया के सहयोग से अभियान चलाया गया था, जो खाड़ी देशों से, यूएसए से, अगर यूरोपियन देशों से, सभी देशों से क्या किया गया, भारतीयों को यहाँ भारत लाया गया। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वंदे भारत अभियान का संबंध किससे है, तो प्रवासी भारतीयों को भारत लाने से है, और यह एयर इंडिया द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज कि यहाँ से एयर इंडिया के साथ साथ इसमें एयरफोर्स का भी योगदान था। कुछ एयरफोर्स के भी प्लेन इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, एयरफोर्स के, तो यहाँ भी एयरफोर्स की बात आएगी तो एयरफोर्स के कौन है, आरके सिंह भदौरिया साहब है। ठीक है, आरके सिंह भदौरिया जी। दूसरा चीज हम लोग बात करेंगे समुद्र सेतु। तो समुद्र सेतु, इसका अर्थ क्या हुआ, तो यह एक ऐसा अभियान था, जो हमारे नेवी के जवानों द्वारा चलाया गया था। नेवी द्वारा चलाया गया था, जो हमारे हिंद महासागर के सटे हुए जो भी कंट्रीज थे, वहां जो भारतीय हमारे फंसे हुए थे, ठीक है, उनको शिप के माध्यम से कहां लाया गया, भारत लाया गया। ठीक है, भारत लाया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि समुद्र सेतु अभियान का संबंध किस सेना से है, तो नेवी से है। और इसके तहत क्या किया गया, तो जो समुद्री क्षेत्र के निकट में जैसे श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस वगैरह में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, उनको भारत वापसी लाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सेतु किसने के साथ, नेवी के साथ। अब नेवी की बात आएगी तो नेवी के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, 4 दिसंबर को इसका नेवी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहां भी हम लोग एयरफोर्स की बात की है, नेवी की बात की, तो रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, एक और यहां आ गया मिशन सागर। मिशन सागर, सागर का SAGAR, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह भी जो अभियान है किसके द्वारा चलाया गया था, यह नेवी के द्वारा चलाया गया था। और नेवी के द्वारा चलाया गया था, तो इसमें देखिएगा, बात समझिएगा, थोड़ा सा मैं फास्ट हो जा रहा, बात समझिएगा। समुद्र सेतु में क्या हुआ कि प्रवासी भारतीयों को भारत लाया गया। सेतु से याद रखिएगा कि समुद्र, रामायण देखे हुइएगा तो उसमें सेतु क्यों बना था, पुल क्यों बना था, सीता जी को वापस लाने के लिए। तो यहाँ समझिएगा कि यहाँ भी समुद्र में सेतु क्यों बना, तो प्रवासी भारतीयों को भारत लाने के लिए। अब यहाँ बात आ गई सागर। ठीक है, तो यह भी नेवी के द्वारा चलाया गया अभियान है।
तो जो गल्फ कंट्रीज, इसके मन कहने का मतलब कि समुद्री क्षेत्र के साथ जो भी कंट्री यहाँ पे सटे हुए हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, श्रीलंका हो गया, मेडागास्कर करके है, ठीक है, मॉरिशस वगैरह, ठीक है, वहाँ पे चिकित्सीय सहायता, राशन, ठीक है, उसके बाद पानी, बहुत सारी मैंने बेसिक फैसिलिटी जो होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा, नेवी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। तो यहाँ दोनों में आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा कि सेतु बनाया गया किसके लिए, तो प्रवासी भारतीयों को लाने के लिए, किसके द्वारा, नेवी द्वारा। सागर किसके लिए है, मिशन सागर किसके लिए है, तो जो समुद्री क्षेत्र से सटे हुए, हमारे समुद्री बॉर्डर से हमारे सटे हुए जो देश हैं, ठीक है, उनको सहायता प्रदान करने के लिए, उनको मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए, उनको राशन देने के लिए, उनको अन्य जरूरी सुविधाएं देने के लिए नेवी द्वारा चलाया गया अभियान था। क्या था, नेवी द्वारा चलाया गया अभियान था। चलिए, ठीक है, तो याद, इसको डिफरेंस याद रखिएगा। सेतु बना था लाने के लिए और सागर बना था काहे के लिए, वहाँ फैसिलिटी पहुँचाने के लिए। अब सोचिएगा कि जब हमारे भारतीय आ ही गए तो फिर वहाँ पहुँचाने की क्या ज़रूरत है। तो भारत में कहा जाता है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि विश्व हमारा क्या है, कुटुंब है, हमारा परिवार है, ठीक है। तो अपने तो डूबेंगे ही, लेकिन दूसरे को हम नहीं डूबने देंगे। इस थ्योरी पे काम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलजी पॉलीमर से गैस रिसाव। यह विशाखापट्टनम में मई के शुरुआती महीने में 7 मई को यह हुआ था, ठीक है। जो एलजी के कंपनी से क्या हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि ज्यादा लोग नहीं, बहुत कम लोग ही मरे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 में एलजी पॉलीमर से कहां पे, किस जगह पे गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम में, ठीक है। अब यहां बात आएगी कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो स्टारिन गैस रिसाव हुआ था, स्टारिन गैस रिसाव हुआ था, ठीक है। तो क्या ऐसी घटना पहले भी भारत में हो चुकी है, तो हाँ, ठीक है। भोपाल, कहाँ हुई है, भोपाल में, भोपाल में हुई थी दिसंबर 1984 में, ठीक है। इसमें क्या लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था, जिसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसी तर्ज पे ये भी पूछा जा सकता है कि विशाखापट्टनम गैस रिसाव में कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो याद रखिएगा स्टार, ठीक है। कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 2020 में, ये हुआ था 1984 में, ये हुआ था भोपाल हुआ था 1984 में और विशाखापट्टनम हुआ था 2020 में। अब यहाँ से बात आएगी कि इसमें जो थे लगभग 3000 प्लस में लोग मरे हुए थे, यहाँ पे लगभग 30 के आसपास मरे हैं, ठीक है। तो ऐसी बड़ी घटना तो ये नहीं है, बट ये भी एग्जाम के पार्ट्स बनेंगे ही बनेंगे, ना बनने का सवाल नहीं है। आई बात समझ में, चलिए। तो 1984 में हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, 1984 में कौन सी गैस की रिसाव हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट की हुई थी, ठीक है। एलजी पॉलीमर से कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो स्टारिन का रिसाव हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश पे। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जितने भी लोग मारे गए इस गैस रिसाव में, उनको 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उनकी फैमिली को दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा के लिए मनोनयन हुआ है। क्या हुआ है, राज्यसभा के लिए मनोनयन हुआ है, यानी कि उनको चुना गया है, उनको बनाया गया है। आई बात समझ में। तो यहाँ याद रखिए कि और ये जो है रंजन गोगोई साहब जो है, ये फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आईबीपीएस आरआरबी हो, ठीक है, चाहे एसएससी हो, सीजीएल सीएचएसएल कोई भी हो, सीपीयू का भी नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है।
तो इस सभी एग्जाम के में बहुत बार ये पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से समझिएगा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। यह राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके पहले 2 और न्यायाधीशों की क्या कहते हैं मनोनयन हो चुका है, लेकिन वो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। तो उन लोगों का नाम हमने यहाँ लिख रखा है, रंगनाथ मिश्रा और बहरुल इस्लाम। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा आप लोग का पॉलिटी का विषय है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये 6 साल का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। यह अपर हाउस होता है, बुजुर्गों की सदन होती है, परमानेंट हाउस होता है। आज बात समझ, लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। अब यहाँ से एक और बात आएगी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब एक और चीज कि जब इनका राज्यसभा के लिए मनोनयन हुआ, यानी कि इनका जब नामांकन हुआ, ठीक है, तो यह राष्ट्रपति द्वारा किया गया, राष्ट्रपति द्वारा किया गया। तो अब राष्ट्रपति, अब यहाँ क्वेश्चन आता है एसएससी में, रेलवे में, कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो उसका आंसर होगा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक और चीज, राष्ट्रपति को राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के लिए कौन सा आर्टिकल उनको, कौन सा अनुच्छेद उनको अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति को अधिकार देता है। आई बात समझ में कि आर्टिकल 80 के तहत, इसको एक लाइन में समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्टिकल 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल 80 में यह अधिकार दिया गया। ठीक है, कि राष्ट्रपति अपने मन से 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा ही ट्रिक, समझिए चाहे जो समझिए, आप लोग पढ़े होइएगा कहीं, बनाने की कोशिश की है कि इसका और किस सेक्शन से कहाँ से इसको सेलेक्ट किया जाते हैं, कौन से सेक्टर से हम सेलेक्ट करेंगे, कौन से क्षेत्र से राष्ट्रपति सेलेक्ट करते हैं इन 12 आदमी को। तो उसके लिए है क्लास, CLASS, सी से सिविल, या इसको कह सकते हैं जुडिशियरी, विधि। ठीक है, दूसरा है L से लिटरेचर, यानी कि साहित्य से। तीसरा है आर्ट, यानी कि कला से। चौथा है S, यानी कि साइंस से। अब 5वां है S, यानी कि अंतिम जो S है वो हो गया सोशल वर्क से। यानी कहने का मतलब कि इसको आप याद रख सकते हैं कि विधि से, साहित्य से, आर्ट्स कला से, विज्ञान से और समाज सेवा से। तो इसको हमने समझने के लिए याद बना दिया कि समझिएगा, आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्लास से, ठीक है, 12 सदस्यों को क्लास से मनोनीत करते हैं, जिनका कार्यकाल, जिनका नहीं, पूरे सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि आज नहीं, जब तक एग्जाम्स होंगे तब तक के लिए एकदम फिक्स क्वेश्चंस बन गया है कि राज्यसभा सदस्य के लिए, चाहे राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो रंजन गोगोई जी थे। ठीक है, अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो शरद अरविंद बोबड़े। कौन है अभी? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है,
किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। दूसरा, किस किस सेक्शन से कितने लोगों की सिलेक्शन होती है? तो 12 लोगों की सिलेक्शन होती है। किस किस सेक्शन से? तो सिविल यानी कि विधि, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल वर्क यानी कि समाज। ठीक है। पहले मुख्य न्यायाधीश पहले है और न्यायाधीशों में कौन है? रंगनाथ मिश्रा और बहरुल इस्लाम पहले हो चुके हैं न्यायाधीशों में। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए आप लोग के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोग के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि हर महीने के पीडी का एक सारांश अपने भाषा में लिख के और उसका क्या कहते हैं PDF बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊँ, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अफेयर्स फॉर नौकरी। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। वहाँ भी आप जुड़िए। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जो होता है उसके साथ साथ उसका PDF वहाँ पे प्रोवाइड होता है। डेली 10 क्वेश्चन का जो सेट तैयार होता है वो भी वहाँ पे PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए जहाँ से आपको हर एग्ज़ाम के लिए PDF मिल पाए। और एक और चीज़, यूँ ही RRB NTPC का नोटिफिकेशन आता है कि हाँ एग्ज़ाम्स कब से होंगे, उसके लिए 500 या 1000 क्वेश्चंस के एक पिछले 1 साल से के एक मैं लगातार एक क्या कहते हैं PDF दे दूंगा। क्या आप लोग के अगर विचार होगा आप लोग का तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आप लोग का NTPC और ग्रुप D के लिए करंट अफेयर्स के लिए दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और आने वाले समय में आप लोग को एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से मेरे चैनल पे मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद।